friends, I am CACS Kamna Somani, faculty at Navkar Institute with a teaching experience of more than 8 years. With its vast experience, consistent success rate, and high standards of morals and values, Navkar Institute has not only produced professionals but also worthy citizens who are contributing in the progress and development of our country. Navkar Institute is a well-explained, well-planned, and well-settled professional educational institution. With me today are Mahima Panchal. She secured AIR 21 in CA Foundation and AIR 8 in CA Intermediate. And Maitri Shah, she secured AIR 39 in CA Inter. Both Mahima and Maitri did their schooling in Gujarati medium. So basically ये टॉक शो स्पेसिफिकली उनके लिए है जिन्हें डर लगता है कि हमने 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की है तो क्या हम सीए क्लियर कर पाएंगे. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू महिमा. महिमा, आपको कैसा फील हुआ था व्हेन यू स्टार्टेड विद सीए? ऑब्वियसली एवरी सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेसिफिकली इन लॉ, and how Navkar Institute supported you to overcome the language barrier? When I started seeing, मुझे भी डर लगता था, स्पेशली जब बुक देखी तब इंग्लिश में है, but Navkar Institute supported me in it. हमारी फैकल्टीज कभी मैं ऐसा फील नहीं करवाती थी कि सब इंग्लिश मीडियम में है और ऐसा कुछ, बल्कि वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे ये कह के कि सबसे ज्यादा रैंकर्स गुजराती मीडियम से प्रोड्यूस होते हैं. और नवकार इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी है उनकी पढ़ाने की रीत भी ऐसी है, जो मेथड हम कहते हैं वो हम इंग्लिश पढ़ाते हैं पर साथ में गुजराती से कोरिलेट भी करवाते हैं. जो हमारी गुजराती टर्मिनोलॉजी है उनकी बुक से वो हमें रिलेट करवाते हैं. तो विद इन अ स्पान ऑफ 2 months वी ऑल आर यूज्ड टू विद इंग्लिश वर्ड्स एंड इंग्लिश बुक्स. तो ऐसा कोई डर तो फिर नहीं रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ नवकार इंस्टीट्यूट. ओके, मतलब 2 महीने में आपको इजीली आप सेट हो गए. गुजराती से इंग्लिश मीडियम में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. हाँ, ऑब्वियसली आप रातों रात तो पूरा इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो आपको खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ता है. ऑल राइट, थैंक यू. एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज टू मैत्री. मैत्री, व्हाई डिड यू चूज टू जॉइन नवकार इंस्टीट्यूट? एंड मुझे जहां तक पता है आप एनपीएस नवकार पब्लिक स्कूल के भी स्टूडेंट हो. आपने 11th 12th नवकार पब्लिक स्कूल से किया है, राइट? यस मैम. ओके, आपको नवकार इंस्टीट्यूट ज्वाइन कैसे किया आपने, क्या रीजन था? पहले तो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा नवकारी फेमस है और मेरे कजिन ने नवकार से किया और उनका सीए में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था. 12th तक कुछ था नहीं ज्यादा, लेकिन नवकार ज्वाइन किया. फिर हम सबने सोचा नहीं था कि वो सीए कर सकते, लेकिन नवकार से उन्होंने किया, इसलिए मैंने भी ज्वाइन किया. और 11th 12th नवकार से किया था, तो सारे फैकल्टी आते थे और इम्पोर्टेंस भी समझाते थे कि सीए का क्या है. सो नवकारी बेस्ट. तो बेसिकली आप ऐसा कहना चाहते हो कि अगर नवकार पब्लिक स्कूल से आपने 11th 12th किया था तो आपको वो 11th 12th में भी जो मदद नवकार से मिली थी वो वही चीज आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में सपोर्ट मिला था, क्योंकि आपके 11th 12th से ही कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गए थे, राइट? एग्जैक्टली. और राइटिंग प्रैक्टिस 11th 12th से ही हो गई थी एग्जाम्स की. हाँ, बस नवकार का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होती है और इसीलिए आप लोगों को गुजराती टू इंग्लिश में इतना दिक्कत नहीं आता है. थैंक यू. महिमा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. आपका स्टडी टाइम टेबल कैसा होता था? डेली कैसे आप मतलब क्लासेस भी होते थे नवकार में और घर आके आप पढ़ाई कैसे करते थे? टाइम टेबल किस हिसाब से आप सेट करते थे? जो डेली रोज लेक्चर होते हैं तो उस दिन इतनी ज्यादा पढ़ाई तो नहीं हो सकती थी, पर मैं वो ट्राई करती थी कि संडे के एग्जाम जितना हो जाए, और वो बहुत काफी है. संडे के एग्जाम का आपको अभी हो जाए तो वो मोर देन इनफ ही है. मैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए मैं रोज 12 बजे तक जाग के पढ़ाई करती थी. जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है पहले से. और थियोरिकल सब्जेक्ट में ऐसा था ना कि मैं बस में अप डाउन करती थी, तो मेरा 4 घंटे का अप डाउन होता था, तो तभी बस में ही मेरा थियोरिकल सब्जेक्ट हो जाता था. ओके, मतलब आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग पहले से ही था एंड थियरी आपको बस में आप ट्रेवलिंग करते टाइम आप थियरी पे ज्यादा फोकस करते. वेरी गुड.
ये सबसे अच्छा 4 घंटे मिल एडवांटेज। जाते थे तभी। हाँ बिल्कुल, यही चीज आपको सबको स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए कि कैसे टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। वैसे भी बस में आप क्या करोगे, इधर उधर देखोगे, तो बेटर है कुछ अच्छा आप उस टाइम पे कुछ टाइम इन्वेस्ट करो आपकी स्टडीज के लिए। एंड यही चीज सारे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जो महिमा ने की है। ओके मैत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। आप कितना स्टडी करते थे डेली, मतलब आपका कितना शेड्यूल रहता था? एंड वो भी मैं खास तब पूछना चाहती हूँ जब एग्जाम के 3 महीने बाकी थे, सिर्फ 3 मंथ्स वर रिमेनिंग, उस टाइम पे आपने कैसे इंटर की पढ़ाई की? Actually, I used to read on daily basis 4 hours with my classes. So by starting of August, I was done with all my practical subjects. और फिर 3 महीने पहले 8 hours I used to devote only theoretical subjects, और कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के डाउट हो या कुछ डिफिकल्ट सम हो। बट मैं ज्यादातर टॉपिक वाइज बनाती थी मेरा टाइम टेबल कि आज मुझे ये खत्म करना है ये टॉपिक, फिर 8 घंटे लगे, 12 घंटे लगे या 14 घंटे, बट मिनिमम 8 hours आई यूज टू स्टडी। मतलब आपका एक टारगेट फिक्स रहता था कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, फिर उसके लिए हाँ मुझे चाहे 8 आवर्स बैठना पड़े चाहे 12 आवर्स बैठना पड़े, राइट? हाँ, टारगेट बेस्ड। Okay, okay. Next question, Mahima. How did you overcome the pressure as you had to appear for 2 groups with a vast syllabus? And what is the importance of giving exams? क्या आपको लगता है कि writing practice matter करता है? In this, Nihar sir played an important role. इंटर में सिलेबस वास्ट तो है ही, पर इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमें हर चीज को कंसाइज करना। जैसे कि इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग है, उसमें नवकार स्पायरल में 45 से 48 टर्म है, पर ज्यादातर देखने चाहिए तो अच्छी मेथड है मोस्ट ऑफ। और जो सम है उसमें ऐसा है कि 1-2 पॉइंट ऐसे मेन होगी और इम्पोर्टेंट होगी, तो मैंने ऐसा किया कि वो 5 सम है मैंने उसको अलग कर दिया और बाकी के सारे सम कैंसिल कर दिए, और जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैंने उसे हाईलाइट कर दिया। तो एग्जाम के अगले दिन मेरा वो चैप्टर सिर्फ 1 आवर में ही हो गया था। उसमें मैंने सारे 5 सम लिख लिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो लिख लिए। और बात करनी चाहिए एग्जाम की, तो नवकार की मुझे एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारे। मुझे याद है कि बिफोर द 3 months ऑफ एग्जाम और प्रीलिम हैड स्टार्टेड, देयर आर 3 राउंड्स इन प्रीलिम। इन फर्स्ट राउंड उसके पहले हमारे 7 छुट्टियां थी, दूसरे राउंड के पहले एक पेपर के पहले 3 छुट्टियां थी, और जो थर्ड राउंड था उसके पहले हर पेपर के आगे एक छुट्टी थी। तो जो फर्स्ट राउंड था तो उसमें मेरा सारा सिलेबस रिवाइज हो गया था। इन सेकंड राउंड मेरा सब रिविजन हो गया था, और इन थर्ड राउंड मुझे पता चल गया था कि एग्जाम के अगले दिन मैं इतना कर ही पाऊंगी, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हुआ था। और मैंने एग्जाम के लिए अपना कुछ टाइम टेबल नहीं बनाया था, जो नवकार के एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके साथ ही मेरा परफेक्टली हो गया था। तो दिस इज द मोस्ट एडवांटेज इन नवकार। अच्छा, ओके, मतलब आपने सिर्फ ब्लाइंडली नवकार का शेड्यूल फॉलो किया है, राइट? और नवकार ने आपके यस, मतलब जो भी आपने नवकार को ऐसे बोलते हैं ना, जैसे प्रेशर बहुत लगता है, नवकार वाले इतने एग्जाम्स लेते हैं, जब अगर वो प्रेशर नहीं आएगा तो आप बढ़ोगे कैसे, राइट? आपको नहीं लगता है कि अगर हम लोग आपको इतने एग्जाम्स नहीं देने का बोलते तो आप शायद रैंक में नहीं आते? और अगर हम बोलते कि आपको जैसा पढ़ना हो पढ़ो, तो आप क्या करोगे? घर जाओगे और आराम करोगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। और अगर प्रेशर आता है तो आपको एक टारगेट मिलता है कि नहीं, मुझे इस संडे को कॉस्टिंग फुल देना है, तो मुझे कॉस्टिंग कंप्लीट करना चाहिए। तो महिमा ने भी उस तरीके से ही पढ़ाई की थी, एग्जाम का टारगेट रखा था। पहले उनको एक फर्स्ट प्रीलिम में 1 वीक का टाइम मिला, नेक्स्ट प्रीलिम में उनको 3 दिन का टाइम मिलता था हर एग्जाम में। एंड देन जैसे आईसीआई में होता है एक एग्जाम एक हॉलीडे, उस पैटर्न से नवकार में एग्जाम ली गई। एंड दैट्स व्हाई दैट इज द बेसिक फैक्टर कि उनका रैंक आया है, दो शी इज फ्रॉम गुजराती मीडियम। थैंक यू। मतलब महिमा ऐसा कह सकते हैं कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आपका गोल फिक्स होना चाहिए और आप कोई भी दूसरी चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? मैत्री, हाउ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड बाय नवकार हेल्प यू इन सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट? आपको वीडियो लेक्चर से पढ़ाई में कितनी हेल्प मिली? एक्चुअली वीडियो लेक्चर मेरे लिए ब्लेस्ड था फॉर द सब्जेक्ट ऑफ EIS NDI was blessed for me,
मैंने सारे फिजिकल लेक्चर अटेंड किए थे EIS के, लेकिन पता है ना EIS फर्स्ट टाइम में समझ ही नहीं आता, थोड़ा कुछ आया था। फिर हमारी छुट्टियां हो गई थी, वो इंसिडेंट हुआ था ना, तो 15 डेज की लीव थी। वो 15 डेज में मैंने EIS के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स देखे थे। ओके और अभी और कभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम कभी स्टक हो जाते हैं कि इसके बाद क्या आता है। हमने समझा तो होता है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम हम रिमेम्बर नहीं कर पाते थे कि क्या आता है, तो हम लेक्चर से वो रिवाइज कर सकते थे। और मुझे अच्छा जनरली ना जितना मैं पढ़ती हूँ उससे ज्यादा जितना देखती हूँ ना वो जल्दी रिमेम्बर होता है। तो ओके मेरे लास्ट शेड्यूल में मैं अगर 8 आवर्स पढ़ती हूँ और फिर ऐसा लगता है नहीं पढ़ना, आज बहुत पढ़ाई हो गई, तो लेक्चर्स देख लेने के, उससे ओके रिवाइज भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा सब कुछ। नहीं नहीं, वेरी गुड। मतलब आपको लगता है कि EIS SM में तो आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं पास करवाया है, राइट? और बाकी एग्जैक्टली। आपका जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें आपको थोड़ी थोड़ी मदद वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि आप तो नवकार के स्टूडेंट को तो क्लासरूम में सब कुछ आपने इन डेप्थ पढ़ा होता है, राइट? ओके। महिमा, आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको CA फाउंडेशन में भी रैंक, CA इंटर में भी रैंक, आपको नवकार ने कैसे रैंक लेवल की प्रिपरेशन में सपोर्ट किया? एंड आप एक चीज गाइड करिए स्टूडेंट्स को कि कैसे एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए एंड क्या नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? For rank level preparation, I want to give credit to NACAR's examination system and the faculty who solved my doubts. हमारे नवकार के फैकल्टी में एक चीज बहुत ही अच्छी है, हमें कोई भी ऐसे सीधी सा भी डाउट हो तो भी वो परफेक्टली हमें सॉल्व करवाते हैं। और एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिकल सब मैंने कहा कि मैंने कॉस्टिंग में जैसे सम अलग करके ही रखे थे कि मुझे एग्जाम के अगले दिन ये सम ही देख के जाना है। तो ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट में, हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके हर चैप्टर में ऐसा किया था। एग्जाम के अगले दिन मैंने सिर्फ वही सम देखे थे। और थियरिकल सब्जेक्ट में मैं एक चीज करती थी, मैं हाईलाइट कर देती थी। कोई भी क्वेश्चन है तो उसका मेन पॉइंट हाईलाइट करती थी, फिर उसके अंदर जो कीवर्ड्स है मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती थी। तो मेरे पास अगर टाइम है तो मैं उसके कीवर्ड्स देखूंगी और मेन पॉइंट भी देखूंगी, और अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ मेन पॉइंट भी देख लूंगी। तो उससे मेरा चैप्टर से ओवर भी तो आ ही जाए। तो एग्जाम के अगले दिन मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। और नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो मैं ऐसा पर्सनली रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ऑडिट EIS SM ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मॉड्यूल, उसमें इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखें, पर्सनली इन ऑडिट एंड EIS SM। तो अगर हम नोट्स में लिखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए ऑन द डे बिफोर एग्जामिनेशन हमें एक बार मॉड्यूल देखनी होगी, तभी हम उसकी जो लैंग्वेज है वो एग्जामिनेशन पेपर में लिख पाएंगे। तो मैंने ऐसा किया था, हाईलाइट कर दो मेन पॉइंट एंड कीवर्ड। मेन पॉइंट के लिए अलग हाईलाइटर रखो और कीवर्ड्स के लिए अलग। टाइम है तो सब कुछ देख लो, और टाइम नहीं तो सिर्फ मेन पॉइंट ही देख लो, तो आपके वो लैंग्वेज पेपर में आएगी। अगर आप एक दिन के पहले पढ़ोगे तो मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। ओके मतलब आपके हिसाब से जो थियोरी सब्जेक्ट्स है उसमें तो ICI का मॉड्यूल पढ़ना ही चाहिए। ओके कह सकते हैं हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, फॉर एवरी 2 मिनट्स ऑफ ग्लैमर देयर आर 8 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। और यही चीज है, रैंक ऐसे ही नहीं आता है। आपको पता ही नहीं है कि रैंक के पीछे कितनी इन लोगों ने मेहनत की है। वो ग्लैमर जो एक दिन, जो इनका रैंक वाला दिन होता है, वो जो उस दिन पेरेंट्स के फेस पे, इनकी फैमिली के फेस पे जो खुशी होती है, पर उस खुशी को इन लोगों ने पेरेंट्स को देने में कितनी मेहनत की है, वो वही बता सकते हैं। यस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क महिमा, आपको ही पूछना चाहती हूँ, आपकी सब्जेक्ट्स वाइज में मार्क्स बताना चाहती हूँ कि आपके ऑडिट में आए 81, बीइंग गुजराती मीडियम स्टूडेंट, फिर भी आपके ऑडिट में 81, EIS SM में आपके 73, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 92, टैक्सेशन में 78। वैसे आपका टोटल 800 में से 654 है एंड आपको हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन मिला है। आई मीन आपका प्रैक्टिकल और थियोरी सब्जेक्ट्स आपका दोनों पावरफुल है। आपने कैसे प्रिपरेशन की? खास करके ऑडिट और EIS SM में से इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है। एंड हाउ डिड यू मैनेज टू गेट ह्यूज स्कोर्स? इतना मार्क्स ऑडिट में तो मुझे भी थोड़ा सा
ऐसा अजीब लगता है क्योंकि कितना भी लिखो ऑडिट में मार्क्स जल्दी से नहीं मिलते हैं। एंड ऑल्सो कुछ कॉस्टिंग और टैक्सेशन के लिए कुछ टिप्स हो तो प्लीज बच्चों के साथ शेयर करिए। पर एक कॉस्टिंग की टिप्स तो ऑलरेडी महिमा ने शेयर कर दी थी। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में वो बोल रहे हैं कि हमारी नवकार स्पाइरल में 48 क्वेश्चंस थे, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस में सारे पॉइंट्स आ जाए वैसे सम्स उन्होंने एग्जाम के अगले दिन किए थे। बट स्टिल और भी कोई हो हर एक सब्जेक्ट में, महिमा ऑडिट में कैसे किया, EIS SM में आपने कैसे किया, तो प्लीज गाइड करिए। बेसिकली कहने जाओ तो पहले ऑडिट जिसमें 81 है वो सबको शॉकिंग ही लगता है कि गुजराती मीडियम में से 81 मैक्स। तो उसके लिए मैंने ये चीज की थी कि मुझे पहले से पता था कि इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए। इंस्टीट्यूट को मॉड्यूल की लैंग्वेज चाहिए ऑडिट में स्पेशल। तो मैंने 3 से 4 बार मॉड्यूल रिवाइज की थी और मॉड्यूल में मैंने परफेक्टली ऐसे लाइन टू लाइन मेन पॉइंट और कीवर्ड मैं पहले ही मैंने बताया, मैंने वो हाईलाइट कर दिए थे और मैंने वही रीड किया था। मैं पूरी लाइन तो याद नहीं रहती, लाइन के जो कैचिंग वर्ड्स होते हैं तो वो तो हम याद रख सकते हैं जिससे हम एग्जाम पेपर में पूरा उसे रीराइट कर सके। तो मैंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की। और EIS एंसर में EIS के लिए मैंने नवकार स्पाइरल फॉलो की थी क्योंकि मॉड्यूल तो उसकी बहुत बड़ी है, वो नहीं पूछ सकती, तो मैंने नवकार स्पाइरल ही फॉलो की थी। और ऐसे में मैंने जो हमारे अमित सर ने लेक्चर लिए थे उसमें मैंने उनकी PPT ही रिवाइज की थी क्योंकि उनके PPT में सारी समरी थी और हम उसे 3 घंटे में हम उनके सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी के सब्जेक्ट के लिए मैंने मॉड्यूल की थी और उसमें भी वैसे ही जैसे मैं हाईलाइट करके करती हूँ मैंने वैसे उस तरीके से किया था। और कॉस्टिंग की बात करने जाऊँ तो उसमें भी मैंने पहले से ही कहा कि कंसाइज हो सकते हैं। बस मैंने सारे चैप्टर में वही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और जो मेन पॉइंट होते हैं उन्हें हाईलाइट कर दो तो एग्जाम के अगले दिन सारे मेथड के एक एक सम आपके आंख के आगे से जाने जाए तभी आपको एग्जाम में याद आएगा कि इसमें ये करना है ये करना है सर। और टैक्सेशन के लिए मैंने जो पलक सर और निहार सर ने क्लास में वो समरी लिखवाते हैं हमें पहले से ही, मैंने ऑन द डे बिफोर एग्जामिनेशन वो समरी पहले रीड की थी और मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन देखे थे सब। ओके, मतलब आपने मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस किए। ऑडिट में तो आपने मॉड्यूल ही की थी, EIS SM में आपने नवकार स्पाइरल की है। आपने हाइलाइटर का बहुत यूज किया है और अपने कीवर्ड्स का बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश की है। एंड दैट इज द स्ट्रेटेजी कि भाई कैसे मार्क्स स्कोर किया जाता है, क्योंकि एग्जाम के दिन ऑब्वियसली आपके नजर के सामने से हर एक चीज आनी चाहिए, भले ही डेप्थ में ना पढ़ो पर एटलीस्ट ऊपर ऊपर से आपको सब देखना पड़ता है। वेरी गुड महिमा। ऐसा कह सकते हैं कि जीतने वाले लोग कोई अलग चीज नहीं करते हैं बल्कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। समझ में आ गया। आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जैसे महिमा ने बनाई है। कमिंग टू मैत्री, मैत्री आपसे मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि आपको भी सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन है इंटर में, बट खास करके FM इको में आपके 78 है एंड लॉ में आपके 71 है। अगेन आप गुजराती मीडियम से थे, आपके लॉ में थियोरी में 71 कैसे आए? एंड FM इको भी थियोरी है, उसमें आपके 78 आए। सो आई वुड लाइक टू आंसर यू दिस क्वेश्चन कि आपने कैसे प्रिपरेशन की? ओके, तो FM में दो चीज ध्यान रखनी चाहिए अपने को। एक है कंसेप्ट एंड सेकेंड इज प्रैक्टिस। फॉर कंसेप्ट, इफ यू आर क्लियर विथ योर कंसेप्ट देन यू कैन सॉल्व एनी डम डिफिकल्ट क्वेश्चन। और प्रैक्टिस से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है स्पीड में। और प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप जो सिली मिस्टेक्स करते हैं ज्यादातर डिजिट ऐसे ही सबके साथ हो, मतलब मेजोरिटी पीपल के साथ होता है कि वो एक डिजिट लिखना भूल गए या कैसे में कोई अलग डिजिट थी, पेपर में कोई अलग डिजिट लिख दी, इसके कारण 10 मार्क्स का सम किसी का रॉन्ग भी हो जाता है। तो प्रैक्टिस से हम ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। इको जो देश पांडे सर की PPT फॉलो की थी और उनके कंसेप्ट ही फॉलो किए थे कम्प्लीटली। फॉर लॉ मॉड्यूल रीड करना कंपल्सरी है। अगर मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं आएगी तो मार्क्स नहीं देंगे। सब लोग वही कंसेप्ट लिख रहे हैं, अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को डिफरेंट क्या लगेगा। और इफ यू कैन रिमेम्बर द सेक्शन इट मीन्स आइस ऑन केक। सेक्शन 10 पेपर आपके जाते हैं और 11 पेपर में सेक्शन आएगा तो जो एग्जामिनर है उसको भी लगेगा ये बंदे ने कुछ डिफरेंट किया है। देन मेक LMR। आप एग्जाम के अगले दिन कोई पूरी 2 मॉड्यूल तो नहीं रीड करोगे, आपको LMR बनानी पड़ेगी। और ग्रेड जो नौकार की रिस्पेक्टिव फैकल्टी देती है कि ये A ग्रेड है B ग्रेड, तो फॉलो करो, उनका एक्सपीरियंस है, क्यों अपना नया करने का।
ओके, मतलब आपने ब्लाइंडली नवकार की फैकल्टीज को फॉलो किया है बस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं उसी पे आती हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं दोनों से पूछना चाहती हूँ कि आपको किन किन लोगों ने मोटिवेट किया एंड नवकार की फैकल्टीज में आपको मतलब कैसे सपोर्ट किया इस जर्नी में। फर्स्ट महिमा आप आंसर दो कि आपको किस किस लोगों ने मोटिवेट किया, किन किन लोगों ने। मोटिवेशन के लिए तो विंटर में सबसे पहले निहार सर, क्योंकि 3 मंथ बाकी था एग्जाम के, तो मुझे भी लगता था कि मेरा कोर्स कंप्लीट होगा। रैंक की बात तो दूर रही, पहले कोर्स कंप्लीशन की बात थी। तो निहार सर ने मुझे कहा ऐसा कुछ नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है, एक चीज तो ऐसा आता है जब आपको लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। तो निहार सर इज द मेन पर्सन हु मोटिवेटेड मी, एंड वो सारे स्टूडेंट को ही ऐसे मोटिवेट करते हैं। तो और मोटिवेशन फैक्टर में सिर्फ निहार सर को क्रेडिट देना चाहूंगी, और नवकार के सारे फैकल्टीज मेरे छोटे से छोटे डाउट भी उन्होंने सॉल्व किया है, और कभी ऐसा भी नहीं कि इतने सिली डाउट, ऐसा कुछ भी नहीं, वो चीज सबसे बेटर है। और जो मोटिवेशन सब फैकल्टी से मिलता है कि सब फैकल्टी की अपनी अपनी कुछ पर्सनालिटी होती है, और सब में से ऐसे कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं अपने आप में दिलाना चाहती हूँ। तो वैसे सबने मुझे मोटिवेट किया है। ओके, मतलब सब ने आपको मोटिवेट किया है और आपने हर फैकल्टी से कुछ ना कुछ सीखा है। ओके, कमिंग टू मैत्री। मैत्री, आप बताइए आपका कुछ एक्सपीरियंस फैकल्टीज के बारे में एंड ऑल्सो और किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया। एक्चुअली इंटर में रैंक मेरी फर्स्ट एकेडमिक अचीवमेंट है। मेरे 10th-12th में 90% से कम है, फाउंडेशन में रैंक नहीं था और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। क्लास में क्वेश्चन पूछते तो अपने आंसर नहीं दे पाते, लेकिन इंटर की फैकल्टी में कुछ है कि मैंने स्टार्ट किया था इंटर से स्टार्टिंग से आंसर देना। वो पूछते थे हम कितना भी सिली आंसर दे क्लास के सामने, अपना क्या आंसर रॉन्ग है और क्या आना चाहिए वो दोनों समझाते हैं। तो ये जो चीज है वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हुई थी कि पेपर लिख रहे थे और टैक्सेशन का हाउस प्रॉपर्टी का कुछ सम था और कुछ ऐसे ही निहार सर ने कोई क्वेश्चन किया था, तो उस वक्त माइंड में आया कि नहीं ये नहीं होता है। अपने क्लास में आंसर दिया था और एक आंसर रॉन्ग था। तो पहले कभी कोई फैकल्टी से डर नहीं लगा है क्लास में। और स्पेसिफिकली निहार सर हमारे प्री आर्टिकलशिप ज्वाइनिंग पे उन्होंने पूछा था कि आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो मैंने बोला कि सर मुझे नहीं लगता मैं 2 ग्रुप क्लियर कर पाऊंगी। फिर वो कुछ बोले ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तेरे में तो रैंक की कैपेसिटी है। हाँ, उस दिन नेक्स्ट डे हमारे कॉस्टिंग की एग्जाम थी और वो चीज ने मेरे को इतना अफेक्ट किया थी कि मैंने वो मेरी फर्स्ट और लास्ट नाइट थी कि जो मैंने पूरी नाइट पढ़ के कोई सिलेबस कंप्लीट किया हो। और 3 महीने सिर्फ इसी चीज पे इतना मोटिवेट हुई हूँ कि मैं खुद पे इतना भरोसा नहीं करती हूँ जितना मेरे सर मेरे पे कर रहे हैं। तो 3 महीने में जब भी डिमोटिवेट होती थी यही चीज सोच के फिर से आगे बढ़ जाती थी। और एग्जाम में सभी चीज में यही एक सेंटेंस ने हेल्प की है, मतलब निया सर इज द बेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को तो आप दोनों से मुझे भी सीखना चाहिए कि मतलब दूसरे लोगों की जो बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं ये आपको रैंक लाना है, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए आपने इतनी मेहनत की है एंड समहाउ आपको खुद पे भरोसा नहीं था बट कोई आप पे इतना भरोसा करता है, जैसे निहार सर ने आप पे भरोसा किया कि आप में रैंक की कैपेसिटी है एंड इसीलिए आपने रैंक लाने का टारगेट बना लिया कि अब तो मुझे एनी हाउ सर को हैप्पी करना है। सर ने जो मुझ पर भरोसा किया है वो ट्रस्ट को मुझे फुलफिल करना है, राइट। तो ये सब चीजें इवन हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए कि लाइक हमारी एक्सपेक्टेशंस हमको आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हम शायद खुद को इतना नहीं जानते पर दूसरे लोगों को ऐसा है कि नहीं हम बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड हमें उनसे सीखना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए। अगर वो हमें कुछ गाइड कर रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। शायद उनकी गाइडेंस से आप इजीली देखो, सीए में क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टेलिंग कि रैंक आए, बट अगर आप रैंक का टारगेट रखते हो ना तो एक बोलते हैं ना डर नहीं रहता है कि आप ये एग्जाम क्लियर करोगे कि नहीं करोगे। सेम वे इन लोगों ने मेहनत की है। इन्होंने सोचा नहीं था कि हमको रैंक लाना है बट इन्होंने इतनी मेहनत की है ना कि इनका अचीवमेंट, क्योंकि एग्जाम के दिन इनको पता था कि एटलीस्ट हम पास तो हो ही जाएंगे। एंड दैट्स हाउ आप लोगों को भी स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। और एक अच्छा वाला कोट बोलना चाहूंगी कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे।
सो ये कोट अगर आपने याद रख लिया ना कि आप खुद पे जितना विश्वास कर सकते हो ना उतना शायद और कोई करे कि ना करे, आपको अंदर से मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। तो वो दोनों आपके सामने जो दोनों लड़कियां बैठी है उन लोगों ने यही चीज प्रूव कर दिखाई है कि कोई भी मीडियम से आपने पढ़ाई की है उससे कोई मतलब नहीं है। आप अब से कितनी मेहनत करते हो, आज से कितनी मेहनत करते हो, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। So thank you very much Mahima and Maitri. This talk show was very delightful and I'm pretty sure गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए भी ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस वाला सेशन रहा होगा। वी होप आप सब इनसे इंस्पिरेशन लेके अपने सक्सेस का रास्ता निश्चित करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर always connecting, thank you for supporting and always stay tuned to Navkar Digital Institute. Thank you. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.